वेलकम है दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में जेंडरिक इलेक्टिव जो होता है जी का पेपर हिस्ट्री यानी कि इतिहास रखा है, उनका सेमेस्टर 2 में किस टाइप का आता है क्वेश्चन। तो देखिए, ये सेमेस्टर 2 का जेंडरिक इलेक्टिव हिस्ट्री है। ठीक, अब आइए देखते हैं 2017-20 सेशन में यह एग्ज़ाम लिया जा चुका है और आप एग्ज़ाम जब भी देंगे फ्यूचर में 22, 24, 26 जब भी देंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं यही नहीं बता सकता हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, इसमें समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स यानी कि पूर्णांक आपके 100 होते हैं, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर के माध्यम से और 20 नंबर आपको आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। इसमें पासिंग मार्क्स आपका 26 नंबर होता है। ठीक, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखेंगे। क्वेश्चन आपका हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है और आप इसका उत्तर दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी। तो है आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या अनिवार्य है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 को बनाइए, उसके बाद उधर बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनमें से किसी 4 का उत्तर देना है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में अंतिम में आपको एक मोटिवेशन के रूप में कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा है पहला क्वेश्चन और प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग जानेंगे साथ में। तो प्रश्न संख्या 1 को 2 खंडों में बांटा गया है और प्रश्न संख्या 1 आपका 20 नंबर का है। 2 खंडों में बांटा गया है, खंड ए और खंड बी। खंड ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, इसका आपको टिक लगाना है। तो पहला है कि शुंग शासक कौन थे, किस जाति के थे? क्षत्रिय थे, मौर्य थे, ब्राह्मण थे या शूद्र थे? तो शुंग जाति के जो थे, जिनकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, शुंग वंश की स्थापना। ठीक ना, तो शुंग कौन थे? ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? इन विच ईयर द इरा है, सॉरी, ठीक ना, इन विच इरा द मनुस्मृति वाज रिटेन। तो मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में ही हुई थी और पुष्यमित्र शुंग के जिस समय राजा बने थे उसी समय में हुआ था। ठीक, मनुस्मृति की रचना, और इसकी रचना की थी मनु महाराज ने। इसमें जो है नियम कानून दिए गए हैं, एक पुस्तक है। अगला है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। और हाँ, जब भी आप कमेंट करते हैं तो मुझे सर नहीं दोस्त कहा कीजिए यार। सर अटपटा टाइप का लगता है मुझे, क्योंकि सर में बहुत सारे बंधन होते हैं, दोस्त में कोई बंधन नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चांदी की मुद्रा को कहा जाता था, तो चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे तो इसका जितने भी ऑप्शन है, मुझे कोई सेटिस्फाइड एक्शन नहीं लगता है, वैसा ऑप्शन संतुष्ट नहीं करता है। पहला ऑप्शन है आपका कुषाण, दूसरा है आपका स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है आपका कुर्सापन और कांसापन है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं ये होगा। कांसापन मतलब होता है कि कांसा, तो कांसा का नहीं होता है। स्वर्ण मतलब होता है सोना। कुषाण यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका ए। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 बोला जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक, हु एस्टेब्लिश द गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना, जो कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त साम्राज्य के काल को। अगला देखेंगे, स्मिथ ने निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा? तो स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त, और गुप्त साम्राज्य का सबसे महानतम शासक समुद्रगुप्त ही था, समुद्रगुप्त। ठीक, हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय स्मिथ एमंगस्ट द फॉलोइंग। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो पेपर है आपका जीई का सेमेस्टर 2 में, यह पूरा आपका प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, प्राचीन इतिहास से संबंधित। इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसमें प्राचीन इतिहास पूछा जाएगा, सेमेस्टर 3 और 4 में आपका मध्य इतिहास पूछा जाएगा, और 5 और 6 में आपका आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा। ठीक, तो बहुत सारी जानकारियाँ हो गई। आगे देखेंगे, हम देखते हैं कि कादम्बरी की रचना किसने की थी।
देखिए कादम्बरी एक उपन्यास है, नॉवेल है, तो उसकी रचना किसने की थी? कादम्बरी वाज क्रिएटेड बाय, तो वान भट्ट ने रचना की थी। और वान भट्ट जो कवि थे वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। वैसे तो इसको देना चाहिए वान भट्ट में ऑप्शन, लेकिन इस ऑप्शन को मैंने खुद से बनाया है। हर्षवर्धन राजा जो थे उसके दरबार का मतलब दरबार में क्या थे? कवि थे वान भट्ट जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा आता है कि मामल्ल शैली का विकास कौन वंश के द्वारा किया गया? तो मामल्ल शैली का विकास कौन वंश के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो पल्लव वंश के द्वारा, यानी कि मामल्य जो स्टाइल था, ठीक ना, तो उसका डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो उसका डेवलप किया गया था पल्लवों के द्वारा। और जो राजा ने किया था नरसिंह वर्मन, ठीक, वो राजा ने किया था जो कि पल्लव वंश के राजा थे। आगे देखेंगे तो हमारा आता है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मामल्ल शैली था ना, इसमें क्या बोलते हैं, महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था। ठीक, उसी से रिलेटेड है। अगला है कि संगमेश्वर, जो संगमेश्वर का मंदिर था आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में संगमेश्वर का मंदिर, जिसे आप मुंबई उसकी राजधानी है महाराष्ट्र की, वहीं पे संगमेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय आदित्य एक राजा थे, उन्होंने करवाया था। संगमेश्वर मंदिर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा? विजय आदित्य। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों तो हमारा आता है कि गुल्म का संबंध क्या है? गुल्म इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो इसको मैं समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप किसी पेड़ को, जंगल में किसी पेड़ को काट देते हैं और उसके कटे हुए जो छोटा सा रह जाता है ना लकड़ी नीचे में जमीन के साथ जुड़ा हुआ, उससे अगर फिर से पौधा निकल आए तो उसे ही गुल्म कहा जाता है। गुलाम नहीं है, गुल्म है, ठीक ना, तो उसे ही गुल्म कहा जाता है। तो इसका संबंध किससे है? वनों की उपज से आए। ठीक, इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अगला देखेंगे दोस्तों तो हमारा 10वां क्वेश्चन आता है जो कि ऑब्जेक्टिव है। गुप्त साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का पतन होता है 467 ईस्वी में, और उस समय राजा थे गुप्त वंश के अंतिम राजा स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन संख्या 1 का ग्रुप बी यहाँ से शुरू होता है, और इसमें आपको 5 मार्क्स के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 है और इधर 2 है, तो 5 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 100 वर्ड्स, यानी कि 100 शब्दों में उत्तर देना है। 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको हर बार बोलता भी हूँ। और यहाँ पे पहला है आर्यभट्ट के ऊपर आप संक्षिप्त छोटा सा नोट लिखना है। आर्यभट्ट के ऊपर लिखिए, या कालिदास के ऊपर लिखिए, या स्कंदगुप्त के ऊपर, या वान भट्ट। इन 4 में से किसी 2 के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। ठीक, और नोट को क्या बोलते हैं हिंदी में? टिप्पणी, टिप्पणी लिखना है। अगला देखते हैं तो हमारा यहाँ पे अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 खत्म होके 2 शुरू हो जाता है। तो अब इधर जितने भी क्वेश्चन बचते हैं इनमें से किसी 4 का ही उत्तर आपको देना है। ठीक, किसी 4 का उत्तर देना है, यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। तो अब किसी 4 का उत्तर देंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और प्रश्न संख्या 1 20 नंबर का। ठीक, देखिए आप में से बहुत से लोग समझ जाते होंगे, लेकिन बहुत से लोगों का दिमाग जो है औसत होता है, इसलिए नहीं समझ पाता, इसलिए समझाता हूँ। तो बहुत से लोगों को बोलता है अरे यार जल्दी काम की बात करो ना। तो चलिए काम की बात करते हैं। क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका के आधार पर मौर्य प्रशासन का वर्णन करें। डिस्कस द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ कौटिल्य एंड इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, यानी कि जो अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य जी ने जो अर्थशास्त्र लिखा है और मेगास्थनीज जी ने जो आपका इंडिका लिखा है, दोनों पुस्तकों के माध्यम से आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य के समय किस प्रकार शासन चलाया जाता था। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के चरित्र और उपलब्धियों की विवेचना करें। एक्सप्लेन अबाउट द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी जीते युद्धें, कौन कौन से चीज़ें बनाई, कौन कौन से मंदिर बनाए, उन सभी के बारे में आपको लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा यार। अगला है चौथा क्वेश्चन कि गुप्त काल की भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, मतलब कि सबसे अच्छा युग? तो देखिए
वाई द गुप्ता रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन एरा इन इंडियन हिस्ट्री। तो क्योंकि गुप्त काल में जो है ना सबसे ज़्यादा लोग अच्छे से रहते थे और प्रगति की, बहुत ज़्यादा मंदिर बने, तो इसी कारण गुप्त काल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग सुखी रहते थे तो उसी की स्वर्ण युग कहा गया यार, सिंपल सी बात है। अगला 5वां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की सैनिक उपलब्धियों एवं उनके साम्राज्य विस्तार का वर्णन करें। एक्सप्लेन अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ देयर डायनेस्टी एंड मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने कितने सैनिक रखे थे, कितने घोड़ा सैनिक रखे थे, कितना हाथी सैनिक रखा था, कितना पैदल सैनिक रखा था, इन सभी के बारे में आपको बताना है। चालुक्य कौन थे, अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य कौन थे, दक्षिण भारत के इतिहास में उनका क्या योगदान था। हु वेर चालुक्य, व्हाट वेर देयर कंट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथर्न इंडिया। तो दक्षिण भारत के इतिहास में देखा जाए ना तो चालुक्यों का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत सारे मंदिर बनाए। राजा लोग क्या करते थे, मंदिर बनाते थे, अपना छाप छोड़ते थे, बस वही सबको आपको बताना है। और युद्ध कौन कौन से जीते हैं, बस यही सब बताना है, उसका बेटा कौन हुआ है समझ रहे हैं ना। इतिहास जो है ना बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और आप एक बार अगर इतिहास के मूल मोटो को पकड़ लेंगे तो इतिहास में कभी भी जो है आप फेल नहीं खाइएगा। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संगम युगीन व्यापार में काफ़ी समृद्धि हुई था। इस कथन की विवेचना करें कि संगम युग में लोगों को व्यापार में काफ़ी समृद्धि हुई, ठीक ना। इवेल्यूट द स्टेटमेंट संगम युगीन ट्रेड एंड बिजनेस वेर वेरी फ्लोरिश्ड एंड प्रपोजस। तो ये क्या है जी, प्रोस्पेरियस, ठीक ना। तो देखिए मेरा जो है प्रोस्पेरियस थोड़ा इंग्लिश वीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ यार बचपन से, और तो इंग्लिश वीक स्वाभाविक है भाई। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश कमज़ोर होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आपका हिंदी थोड़ा वीक होगा, इस बात को हर कोई मानेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है पल्लव कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करना है आपको। तो पल्लव वंश के बारे में बताना है, और नरसिंह वर्मन जो कि पल्लव वंश का सबसे महान राजा था तो उसके बारे में भी आपको बताना है। हु वेर पल्लव, एक्सप्लेन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय संस्कृति पर यूनान के दूरगामी प्रभाव एवं परिणाम पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन लॉन्ग लास्टिंग पोस्ट इफेक्ट ऑन, ये क्या है आपका, कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूनान ऑन एंशियंट इंडियन कल्चर। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स के आपके 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से 4 को बनाना है और उधर आपको प्रश्न संख्या 1 बनाना है। अगर आपको किसी भी अन्य सब्जेक्ट का या किसी भी सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे आपको सभी एग्जाम के आपको मिल जाएगा, पिछले साल जो पूछा गया है वो, ठीक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। अगर आपका कोई दोस्त BA में ग्रेजुएशन कर रहा है तो प्लीज़ उन तक भी शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्त का भी जो भी ऑनर्स होगा मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो ये चीज़ आपको करना है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 15 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 3 पेज में देना है। 3 पेज बोले तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड और 2 मतलब एक खड़ा पन्ना और एक खड़ा पन्ना का एक साइड, और शब्दों में इसकी संख्या हो जाएगी 240 शब्दों में इसका उत्तर दे दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आपका। तो चलिए थैंक यू, आपने वीडियो को इतनी तालीमता से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आपको बताया था कि एक चीज़ मैं आपको दूंगा, तो यहाँ पे ये मोटिवेशन है थोड़ा सा कि देखिए ईमानदारी जो है ना, बुद्ध बोला करते थे कि ईमानदारी एक बहुत महंगा उपहार है और सभी लोग इस गुण को नहीं पा सकते हैं, ये केवल महान आत्माएं ही पाया करते हैं। तो ईमानदार बनिए, ठीक। ईमानदारी एक बहुत महंगा उपहार है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद न करें। थैंक यू।